पूजा अपने 10 साल के बेटे राहुल के साथ किराए के मकान में रहती थी। राहुल जब 10 साल का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। पूजा के ससुराल वालों ने भी पूजा को घर से बाहर निकाल दिया। पूजा अपना और अपने बेटे का पेट पालने के लिए बहुत संघर्ष कर रही थी। पूजा एक लाला के किराने की दुकान पर काम करती थी। लाला जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बोलो पूजा। लाला जी, मेरे खर्चे थोड़े से ज्यादा हो गए हैं। मेरी बेटी भी अभी स्कूल जाने लगी है, तो आप मेरे थोड़े से पैसे ज्यादा बढ़ा दीजिए ताकि मैं अपने बेटे की पढ़ाई आगे तक करवा सकूं। अगर आप थोड़ा ज्यादा पगार देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे पूजा, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे कि मैं तुझसे बहुत मेहनत वाला काम कराता हूँ। तुझे तो बस दुकान पर बैठना ही है, और आजकल देख रही हूँ ना, धंधा भी कितना मंदा चल रहा है। मैं अभी तो तेरे पैसे नहीं बढ़ा सकता। अगर तुमको ज्यादा ही जरूरत है तो तुम कहीं और अपना काम देख लो। ये सुनकर पूजा चुप हो जाती है और अपना काम करने लगती है। वो यहाँ इसलिए काम करती थी क्योंकि उसका घर अगली गली में ही था और वो काम के साथ घर की देखभाल भी कर सके और अपने बेटे को भी दुकान पर बुला लिया करती थी। इसीलिए पूजा ज्यादा नहीं बोलती और चुपचाप अपने काम में लग जाती है। पूजा का जीवन बहुत ही कष्ट में गुजर रहा था। अगले दिन, माँ, आज मेरा लंच मत रखना। लेकिन क्यों बेटा, क्या आज कोई फंक्शन वगैरह है स्कूल में? नहीं माँ, कोई फंक्शन नहीं है, बस मुझे खाना नहीं ले जाना। लेकिन क्यों बेटा, स्कूल में तुम्हें भूख नहीं लगेगी क्या? माँ, मुझसे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता। मेरे खाने को देखकर सब अलग हो जाते हैं। सब बोलते हैं कि एक रोटी लेके आता है, वो भी बिना देसी घी की, चुपड़ी हुई। ये सुनकर मुझे बहुत दुख होता है। माँ, आप मुझे कभी भी अच्छा खाना बनाकर नहीं दे सकती क्या? पूजा ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, गरीब होना हमारे भाग्य में लिखा है। काश मैं तेरे लिए कुछ कर पाती। ये बोलकर पूजा अपने बेटे को गले लगा लेती है। एक दिन राहुल सीधा स्कूल से अपनी माँ के पास दुकान में चला आता है। वो देखता है कि लाला पिज्जा खा रहे हैं। राहुल लाला को पिज्जा खाते हुए देख ही रहा था कि तभी उसकी माँ आ जाती है। क्या हुआ बेटा, क्या देख रहे हो आप? माँ, मुझे भी पिज्जा खाना है। पर बेटा, ये तो बहुत महंगा है। तुम्हारी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो तुम्हारे लिए ये पिज्जा लाकर खिला सके। माँ, मुझे थोड़ा सा पिज्जा ला दो ना, लाला जी से मांग कर। मैंने कभी नहीं खाया, मेरा बहुत मन कर रहा है पिज्जा खाने का। प्लीज माँ। पूजा लाला के पास जाती है। लाला जी, मेरे बेटे का पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या आप अपने में से थोड़ा मुझे पिज्जा दे देंगे? आपकी बहुत कृपा होगी। अरे पगला तो नहीं गई हो ना पूजा? तुमको पता है ना यह कितना महंगा है। अरे ये बड़े लोगों के शौक है। तुम लोगों के मुंह लग गया तो कहाँ से अपने बेटे को पिज्जा खिलाया करोगी रोज? जाओ जाओ, अपना काम करो, खाने दो। बड़ी आई पिज्जा मांगने वाली। ये सुनकर पूजा बहुत उदास हो जाती है और वो आकर अपने काम में लग जाती है। क्या हुआ माँ, लाला जी ने आपको पिज्जा दिया क्या? नहीं बेटा, ये तो बड़े लोगों के शौक है, हम जैसे लोगों के नहीं। तुम पढ़ लो ना अपना चुपचाप। ये सुनकर राहुल भी चुपचाप बैठ जाता है और अपनी किताब पढ़ने लगता है। लेकिन उसकी नजरें पिज्जा को बार बार देख रही थी। तभी लाला के पिज्जा में एक कंकड़ निकल आता है। थो थो थो, लगा दी ना मेरे पिज्जा पर बुरी नजर। हाँ, यह गरीब लोग भी बहुत ही बुरी नजर वाले होते हैं। ये बोलकर लाला पिज्जा को फेंक देता है और राहुल जाकर चुपके से उस पिज्जा को अपने टिफिन में रख लेता है। जब पूजा और राहुल घर आते हैं तो राहुल उस पिज्जा का ब्रेड फेंक देता है और ग्रेवी को निकालकर अपनी रोटी पर लगा लेता है। तभी पूजा वहाँ आ जाती है। ये क्या कर रहे हो राहुल? माँ, रोटी पर पिज्जा की ग्रेवी लगा रहा हूँ। कहीं पिज्जा के चक्कर में तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हुआ? तुम वहाँ से ये पिज्जा उठा कर लाए हो? अरे माँ, मैं कोई पिज्जा उठा के नहीं लाया। लाला जी ने उस पिज्जा को फेंक दिया था तो मैंने बचे हुए पीछे के ब्रेड को फेंक दिया और उसकी ग्रेवी को उतारकर रोटी पर लगा दी। ये सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए बोलती है, मैं कैसी माँ हूँ, अपने बेटे की इतनी सी इच्छा भी नहीं पूरी कर।
माफ कर दे मेरे बेटे। अरे माँ, ये रोटी है, पिज्जा नहीं, लेकिन टेस्ट पिज्जा जैसा है। आप एक बार खा के तो देखिए। राहुल जबरदस्ती अपने माँ के मुंह में पिज्जा की रोटी का टुकड़ा डाल देता है। जैसे ही पूजा वो खाती है, वो बोलती है, अरे वाह, इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इसे कहते हैं पिज्जा। ऐसा तो मैं घर पर ही बना दूंगी बेटे तेरे लिए। अब पूजा अपने बेटे को घर पर ही पिज्जा रोटी खिला दिया करती थी और वो अपने स्कूल में भी टिफिन पैक करके ले जाया करता था। माँ, स्कूल में मेरे सभी दोस्त तुम्हारे हाथ की पिज्जा रोटी बहुत पसंद करते हैं और बोलते हैं अगर तुम्हारी माँ स्कूल के पास पिज्जा रोटी बेचती तो हम सब तुम्हारी माँ से पिज्जा रोटी खरीदते। अच्छा, ऐसे बोलते हैं सब? हाँ माँ, अगर आप पिज्जा रोटी हमारे स्कूल के पास बेचने लगे तो हमारा काफी फायदा होगा। हाँ, ये तो बेटा तुमने ठीक कहा। पूजा अगले ही दिन लाला के पास जाती है और बोलती है, लाला जी, मुझे इस महीने के पैसे दे दीजिए और मैं अगले दिन से काम पे नहीं आऊंगी। क्यों, कहीं और नौकरी देख ली है क्या? नहीं लाला जी, मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ। ले पकड़ अपनी पगार, देख लेना एक दिन फिर आएगी हाथ जोड़कर दोबारा मेरे पास अपनी नौकरी मांगने के लिए। हे परमात्मा, मुझे हिम्मत देना ताकि मैं ये काम अच्छे से कर सकूं। पूजा अगले ही दिन स्कूल के पास जाकर पिज्जा रोटी का ठेला लगा देती है और जब स्कूल की छुट्टी होती है तब स्कूल के सभी बच्चे पिज्जा रोटी खाने के लिए पूजा से पिज्जा रोटी खरीदने लगते हैं। पहले कुछ दिनों तक सिर्फ स्कूल के बच्चे ही पिज्जा रोटी खाते थे, लेकिन कुछ समय बाद आने जाने वाले लोग भी पिज्जा रोटी खाने लगे। धीरे धीरे पूजा की पिज्जा रोटी बहुत ज्यादा फेमस हो गई और उसने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल दिया। पूजा एक दरिया दिल महिला थी, भूखे और प्यासों को बिना पैसे की पिज्जा रोटी खिला दिया करती थी। अब पूजा के पास किसी चीज की कमी नहीं थी और वो अपनी बेटी के साथ बहुत खुश रहने लगी। ढोलकपुर गांव के लोग बहुत ही मेहनती हैं। एक समय पर ये गांव बंजर जमीन हुआ करता था और यहाँ के लोगों ने उस बंजर जमीन को खोदकर यहाँ पर खेती करना शुरू किया और उनकी मेहनत से ही इस गांव में जीवन संभव हो पाया। मैं सोच रहा था कि हमारे गांव का कुछ विकास होना चाहिए ताकि गांव को जीवन जीने के लिए और भी सुख सुविधाएं मिले। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो भाई, पर ये होगा कैसे? और कैसे? जाकर हमें सरकार से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। तुम भी कैसी बात कर रहे हो भाई? आज तक क्या सरकार ने हमारे गांव के लिए कुछ किया है भला, जो अब कुछ करेगी? हाँ, बात तो तुमने ठीक कही है, पर हमें एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। तो ऐसा करो, तुम ही जाकर बात करके आओ। अगर बात बन गई तो बहुत अच्छी बात, और नहीं बनी तो इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। तुम्हारी बात तो मेरी समझ में नहीं आई भाई, अब पर मैं जाकर देखता हूँ, क्या पता सरकार को मेरी बात समझ में आ जाए। विकास वहाँ से सीधे सरकारी विभाग की तरफ जाता है। पूरा दिन पैदल चलने के बाद शाम तक वो सरकारी दफ्तर में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि दफ्तर के सभी लोग जा चुके हैं और वहाँ का चपरासी दफ्तर को ताला लगा रहा है। कौन हो भाई तुम, और इस समय कहाँ जा रहे हो? मैं विकास ढोलकपुर गांव से, और अपने गांव के विकास के बारे में मैं बात करने आया हूँ। अभी तो ऑफिस बंद हो गया है, ऐसा करो तुम कल आ जाओ। ठीक है, मैं कल आता हूँ। विकास वहाँ से फिर से पैदल घर के लिए चल देता है और उसको घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। पैदल चलकर बहुत थक गया हूँ, अभी जल्दी सो जाता हूँ ताकि कल जल्दी ही सरकारी दफ्तर जा सकूँ। सुबह का बासी खाना खाकर वो सो जाता है, पर वो आज बहुत थका हुआ है, इसीलिए सुबह को उसकी नींद देर से खुलती है और वो बाहर आकर देखता है कि सूरज तो सिर पर चढ़ाया है। ये मुझे आज क्या हो गया, आंखें नहीं खुली। जल्दी से दफ्तर के लिए निकल जाता हूँ, नहीं तो आज फिर से देर हो जाएगी। विकास बिना खाना खाए ही सरकारी दफ्तर के लिए निकल पड़ता है। वो दिन भर भूखे पेट ही पैदल चलकर शाम होने से पहले दफ्तर जा पहुंचता है। वहाँ देखता है कि एक लेडी दफ्तर से बाहर निकल कर आ रही है। जी, क्या आप इसी दफ्तर में काम करती हैं? हाँ, क्यों? मैं विकास हूँ, ढोलकपुर गांव से।
विकास आगे कुछ कह पाता तब तक वो लेडी उसे टोकते हुए कहती है, तुम्हारी जो भी समस्या है कल ऑफिस में आकर बताना, अभी तो मैं घर जा रही हूँ। आप घर जा रही हैं, पर अभी तो ऑफिस का समय है ना। क्यों नहीं जा सकती घर? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? जी मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि आप मेरी समस्या सुन लीजिए और आपसे जो हो सकता है उसका समाधान करने की कोशिश कीजिए। अभी मैं घर जा रही हूँ, तुम कल आ जाओ, मैं कल तुम्हारी समस्या सुन लूंगी। देखिए मैडम, मैं कल भी आया था और देखा कि दफ्तर में कोई नहीं है, इसीलिए आज जल्दी आ गया और आज भी आप जल्दी घर जा रही हैं। आप कम से कम मेरी समस्या तो सुन लीजिए। मैं अभी कुछ नहीं सुनूंगी, जो भी कहना है कल आकर कहना। इतना कहकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। विकास उसको आवाज भी लगाता है, पर वो उसके आवाज को अनसुना करके अपने घर चली जाती है। विकास अपना उदास चेहरा लिए दफ्तर को देखने लगता है। तभी वहाँ का चपरासी बाहर आता है और दफ्तर को ताला लगाता है। कल आ जाओ भाई, इस तरह यहाँ पर खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। तुमने तो कल भी यही बात कही थी भाई, इसीलिए आज मैं जल्दी आ गया, लेकिन तुम्हारी ये मैडम तो आज समय से पहले ही चली गई। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अफसर लोग हैं, अपने हिसाब से आते जाते हैं, अब भला उनको कौन रोक सकता है? अब तो मुझे यही इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता कल जब मैं घर से आऊं तब तक तुम्हारी मैडम फिर से घर चली जाए। जैसी तुम्हारी मर्जी। अब वैसे यहाँ रात को बहुत ठंड लगती है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपने गांव की भलाई के लिए ठंड भी सह सकता हूँ। वो चपरासी वहाँ से चला जाता है और विकास वही दफ्तर के बाहर अगली सुबह होने का इंतजार करता है। पूरी रात वो ठंड में ठिठुरता है और अगली सुबह होने पर मैडम के आने का इंतजार करता है। आधा दिन बीत जाने के बाद मैडम दफ्तर में आती है तो विकास उनके पास जाता है और अपनी समस्या बताता है। मैडम, हमारे गांव में सरकार द्वारा कोई भी विकास नहीं हुआ है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार हमारे गांव में कुछ योजनाएं लाए ताकि गांव वालों का जीवन आसान हो सके। तुम्हारे गांव में खेती तो होती है ना? जी हाँ, हमने खुद ही खेत बनाए हैं, हाथों से खोदकर। जब खेती होती है तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तुम लोग खेतों में अनाज बोओ और उसे काटो। फिलहाल हमारे पास तुम्हारे गांव के लिए कोई भी योजना नहीं है। विकास उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और विकास मन में निराशा भरकर वहाँ से खाली हाथ अपने गांव वापस लौट जाता है, जहाँ पर मोहन उसको देखकर समझ जाता है कि क्या बात है, तुम्हारे उदास चेहरे ने सब कुछ बता दिया। विकास मोहन को सब बताता है जो सरकारी दफ्तर में हुआ था। तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकाल लेंगे। अब सभी गांव वाले एक पंचायत बिठाते हैं। हम सभी को मिलकर अपने गांव को पर्यटन के हिसाब से बना लेना चाहिए, जिससे हमारे गांव में दुनिया भर से लोग घूमने आए और हमारे गांव की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। सभी गांव वाले इस बात पर राजी हो गए और सभी गांव वाले मिलकर गांव में तरह तरह के फूलों के पौधे लगाते हैं। अब देखना, लोग हमारे गांव में घूमने के लिए आएंगे। चारों तरफ पहाड़ हैं और झरने हैं, साथ ही तरह तरह के फूल लगाकर हमने अपने गांव की सुंदरता को और भी बढ़ा दिया। कुछ दिनों में वहाँ कुछ अंग्रेज घूमने के लिए आते हैं और उनको गांव बहुत पसंद आता है। तभी गांव में अंग्रेजों को एक चाय वाली बूढ़ी अम्मा दिखती है और वो उनके पास चाय पीने जाते हैं। अम्मा, हमको एक कप चाय चाहिए और साथ में रस भी। बेटा, चाय तो हम लोग हर दिन पीते हैं, पर ये रस आज तक नहीं पिया। और आंटी, ये रस पीने के नहीं खाने के होता है, इसको चाय के साथ खाते हैं। खाते होंगे बेटा, तुम्हारे देश में खाते होंगे, हमारे यहाँ तो सिर्फ चाय ही पी जाती है। नहीं आंटी, रस सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि भारत में भी खाया जाता है। मुझे तो नहीं पता बेटा, मैं तो आज पहली बार तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ। आंटी, हम लोगों को चाय के साथ रस खाने की आदत है और बिना रस के हम लोग चाय नहीं पीता।
तुम कह रही हो तो पी लेंगे, पर बेटा मेरे पास रस तो नहीं है। ठीक है आंटी, आपने बड़े प्यार से चाय बनाई है, इसलिए हम सभी इस बार बिना रस के चाय पी लेते हैं। पर अगली बार से आप चाय के साथ रस भी दीजिएगा, नहीं तो कोई भी आपकी चाय नहीं पिएगा। ठीक है बेटा, मैं किसी को शहर भेजकर रस मंगवा लूंगी। सभी अंग्रेज बिना रस के ही चाय पी रहे थे। थोड़ी चाय पीने के बाद उनको बिना रस की चाय पसंद नहीं आई और वो सभी चाय फेंक देते हैं। ये देखकर बूढ़ी अम्मा को बुरा लगा। अंग्रेज बूढ़ी अम्मा को उनकी चाय का पैसा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तब अम्मा मोहन को आवाज लगाती है और मोहन आ जाता है। अम्मा बताओ, कैसी चल रही है आपकी चाय की दुकान? दुकान तो ठीक चल रही है बेटा, पर ये अंग्रेज लोग कहते हैं कि उनको चाय के साथ रस भी चाहिए खाने के लिए, नहीं तो वो चाय नहीं पिएंगे। अब तू ही बता, मैं कहाँ से लाऊंगी ये रस? रस तो अम्मा बाजार में मिलेगी, पर वो बहुत महंगी है। ठीक है बेटा, ले कुछ पैसे जमा किए हैं मैंने, तू बाजार से रस लेकर आ जा। मोहन अम्मा से पैसे लेता है और बाजार के लिए निकल पड़ता है। दिन भर पैदल चलने के बाद वो शाम को बाजार पहुंचता है और उसको वापस आते आते रात हो जाती है। वो बाजार से आधी रात में रस लेकर घर आता है। रात बहुत हो गई है, अम्मा सो गई होंगी, कल सुबह जाकर ये रस अम्मा को दे दूंगा। अगली सुबह, ये लो अम्मा तुम्हारा रस। अम्मा रस की पुड़िया अपने हाथों में पकड़ती है। अरे, मैंने तो तुझे बहुत सारे पैसे दिए थे और तू मुझे लाकर ये रस का पैकेट पकड़ा रहा है। अरे, क्या तेरे घर वाले रात को मेरी रस खा गए? अरे नहीं अम्मा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भला तुम्हारा रस क्यों खाऊंगा? तुमने जो पैसे दिए उन पूरे पैसों से ये ही आया। तो क्या उतने पैसों में इतना ही रस मिलता है? हाँ अम्मा, रस का दाम बहुत ज्यादा है। तुम जितने की एक हफ्ते की चाय बेचती हो, उतने पैसे में सिर्फ 2 लोगों को एक बार चाय के साथ खाने के लिए रस आएगी। हाय राम, तो क्या मुझे अपनी चाय की दुकान बंद करनी पड़ेगी? अरे नहीं अम्मा, मैं कुछ उपाय निकालता हूँ, क्योंकि ये समस्या सभी गांव वालों के लिए है जिनकी चाय की दुकान है। गांव में फिर से पंचायत बैठती है और सभी लोग इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि जैसे गांव में बाकी चीजों की खेती की जाती है, उसी तरह से गांव में रस की भी खेती की जाए। हाँ, ये सही बात है, हम लोग आज से रस की भी खेती करेंगे। अब इस बार सभी लोग अपने अपने जमा किए हुए पैसों से बाजार से रस खरीद कर ले आते हैं और उसको अपने अपने खेतों में बो देते हैं, पर उनके खेतों में रस नहीं उगती। ये देखकर सभी लोग बहुत निराश हो जाते हैं। तुम लोग निराश क्यों हो रहे हो? भूल गए जब इस गांव में कुछ भी नहीं था, तब हम लोगों ने अपने हाथों से खोदकर यहाँ खेत बनाए थे और एक एक खेत को बनाने में हमको महीनों लग जाते थे। नहीं अम्मा, हम लोग कुछ नहीं भूले हैं, लेकिन खेतों में रस उग ही नहीं रहे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? ठीक है, मैं इस समस्या के समाधान के लिए गुरुजी के पास जाऊंगी। मैं गुरुजी को जानती हूँ, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। अम्मा वहाँ से सीधे गुरुजी के पास जाती है, जो कि पहाड़ के ऊपर एक गुफा में साधना कर रहे थे। अम्मा उनको अपनी समस्या बताती है, जिस पर गुरुजी उनको एक उपाय बताते हैं और अम्मा उस उपाय को लेकर गांव आ जाती है। गुरुजी ने एक कलश के बारे में बताया है, जो कि गांव से दूर जंगल के एक बड़े झरने के नीचे रखा है। उस झरने से अगर हम लोग वो कलश ले आए तो हम रस की खेती कर सकते हैं। अरे अम्मा, उस कलश को रस की खेती करने से क्या मतलब? उस कलश में जादुई पानी भरा हुआ है। अगर हम उस पानी को अपने खेतों में छिड़केंगे तो उससे हमारे खेतों में रस उगाएंगे। ठीक है अम्मा, तो आज ही हम उस कलश को लेने के लिए जाएंगे और तुम भी हमारे साथ चलोगी।
गांव के सभी लोग बूढ़ी अम्मा के साथ जंगल की तरफ जाने लगे। कुछ देर तक पैदल चलने के बाद वो लोग झरने के पास पहुंच जाते हैं। ये वही झरना है बेटा, जिसके बारे में गुरुजी ने बताया था। वो देखो, वहाँ नीचे कलश दिखाई दे रहा है। एक आदमी कलश को लेने के लिए जाता है, पर झरने के बहाव से वो बह जाता है। ये देखकर गांव वाले चिंतित हो जाते हैं। लगता है पहले हमें इस झरने की दिशा को बदलना होगा। पर ये काम तो बहुत कठिन है। हमको भी तो आसान काम करने की आदत नहीं है ना बेटा, और वैसे भी कलश मिलने के बाद तो हम लोगों का जीवन आसान होने ही वाला है। सभी गांव वाले झरने के ऊपर पहाड़ी पर चढ़कर कुदाल और फावड़े से खोदने लगते हैं और खोदकर झरने की दिशा बदल देते हैं। उसके बाद मोहन कूद कर जाता है और कलश को उठाकर ले आता है। ये लो अम्मा, तुम्हारा कलश। ये मेरे अकेले का कलश नहीं है, इसका जादुई पानी सभी गांव वालों को बराबर मिलना चाहिए, ताकि सभी अपने खेतों में इसका छिड़काव कर सकें। सभी लोग उस कलश के जादुई पानी को अपने खेतों में छिड़कते हैं, जिससे उनके खेतों में रस उगाती है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब थी। अब जो भी अंग्रेज वहाँ घूमने आता, उनको चाय के साथ वो रस भी दी जाती, जिसके बदले वो गांव वालों को अच्छे पैसे देते और धीरे धीरे गांव में पर्यटन बढ़ने लगा।